पलटू राम पलटते रहते हैं हमारे, पलटू राम पलटते रहते हैं हमारे। हमारे पिता ने उनका नाम पलटू राम रखा है। हाँ। उनका नया नामकरण भी हुआ है जो हमने किया है, नीतीश कुमारी है वो। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है, कब किधर पलटी मार दे तो भरोसा जल्दी होता नहीं। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। कई सालों तक जो चाचा पलटू राम रहे, अब वो एक बार फिर चाचा बन गए हैं। सत्ता और कुर्सी चीज ही ऐसी है, साथ हो तो सर का ताज और खिलाफ हो तो पलटू राम। लेकिन सियासत के पलटू चाचा एक बार फिर प्यारे चाचा बन गए हैं। अब चाचा और भतीजा मिलकर बिहार की सरकार चलाएंगे। हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? तो सियासत चीज ही ऐसी है, कौन कब पलट जाए, कौन किधर गुलाटी मार जाए, कोई नहीं जानता। तो फिर पलटू राम से चाचा बन गए अब नीतीश कुमार, अब नीतीश चाचा हो गए हैं, चाचा जी हो गए हैं। और ये देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, तेजस्वी यादव चाचा के साथ और तेज प्रताप यादव। ये है आज की पहली तस्वीर जो बता रही है कि बिहार में सियासी समीकरण कैसे बदल गए, चाचा भतीजे फिर से एक साथ आ गए। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि नीतीश के पास आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कैसे ये सब हुआ, लेकिन नीतीश के पास कुर्सी का एक प्लान है, एक सूत्र फॉर्मूला है नीतीश के पास कुर्सी का, कैसे कुर्सी पानी है, और उस फॉर्मूले पर नीतीश हमेशा आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहां से 2013 में। देखिए 2013 में नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, यानी सत्ता का ये नीतीश मॉडल है। उसके बाद देखिए, प्ले कीजिए आगे। उसके बाद देखिए जरा 2015 में यही नीतीश इधर से निकलकर इधर आ गए, यानी लालू प्रसाद यादव के साथ। 2015 के बाद देखिए अब नीतीश कहां गए, नीतीश फिर 2017 में इधर आ गए। यह है नीतीश का कुर्सी मॉडल। और उसके बाद देखिए 2017 के बाद एक बार फिर से नीतीश ने पलटी मारी और नीतीश देखिए कहां चले गए, यहां पहुंच गए नीतीश। 2022 में फिर से तेजस्वी के साथ है नीतीश। यही है नीतीश का सत्ता और कुर्सी मॉडल। आइए मैं आपको बताऊं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, आज का दिन भर का घटनाक्रम कैसे चलता रहा। कल लगभग शुरुआत में 9 बजे की मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो स्थिति है कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। ये सच है। तो देखिए शुरुआत यहां से हुई, नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई और इस बैठक में नीतीश कुमार ने यह बताया कि आखिर वो क्यों अलग हो रहे हैं बीजेपी से। नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई, इस मीटिंग में नीतीश क्या बोले ये मैं आपको बताता हूं। देखिए नीतीश ने अपने विधायक और सांसदों को बुलाया था। नीतीश की ये मीटिंग आप देख रहे हैं। नीतीश ने मीटिंग में कहा, सुबह ये मीटिंग हुई जल्दी, नीतीश ने कहा आरसीपी से टकराव के बाद इस बैठक को बुलाया गया है। आरसीपी सिंह, जेडीयू विधायकों और सांसदों के साथ यह बैठक बुलाई गई। बैठक में बीजेपी पर नीतीश भड़क गए। सियासी संकट के बीच पहली बार नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी थी। अमूमन कम बोलते हैं नीतीश। उन्होंने कहा बीजेपी ने उन्हें अपमानित किया है, बीजेपी पर अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा नीतीश ने कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की है, नीतीश ने आरोप लगाया। जेडीयू को कमजोर करने की भी कोशिश की गई है। हम एनडीए से संबंध तोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में बोला। मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, नीतीश ने विधायकों और सांसदों के सामने बात कही। अब जरा सुनिए क्यों छोड़ी नीतीश ने एनडीए यानी बीजेपी का साथ, प्रधानमंत्री मोदी का साथ, और उनको जवाब दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। वो तो कह रहे हैं पलटू राम और भटकू राम है ये। सुनिए।
तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। तेजस्वी के साथ गठबंधन किया, आरजेडी के साथ। क्या नीतीश बाबू आप भूल गए जब बिहार की जनता ने 2020 में मतदान किया था एनडीए के पक्ष में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना मेहनत हुआ था, बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था, और 2 दिन नीतीश बाबू शायद आप भूल गए। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, जो मतदान और मतदान की गणना यानी रिजल्ट का जो 2 दिन थे, उसमें तेजस्वी और तेजस्वी के लोगों के उस गुंडा राज को याद कीजिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बताने जा रहा हूं, ये एक मीटिंग तो इस तरफ हो रही थी, दूसरी मीटिंग देखिए जरा। दूसरी मीटिंग हो रही थी आरजेडी के ऑफिस में। आरजेडी के विधायकों को बुलाया गया था तेजस्वी इस बैठक में पहुंचे थे। आखिर क्या हो रहा था बिहार में? सुबह सुबह इधर नीतीश ने बैठक बुलाई, इधर तेजस्वी ने बैठक बुलाई, और इस बैठक में तेजस्वी ने क्या कहा, यानी पहले से पूरी लगभग तैयारी हो गई थी, आज आखिरी मुहर लगनी भर बाकी थी। तेजस्वी ने आरजेडी की यह बैठक बुलाई और तेजस्वी ने विधायकों को इस बैठक में संबोधित किया। आरजेडी अपने मुद्दे पर काम करती रहेगी, तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बैठक के दौरान 2020 में जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, तेजस्वी ने कहा। बिहार के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना है, यानी क्या नीतीश की नजर पीएम की कुर्सी पर है? बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना प्राथमिकता है, और बैठक के बाद नीतीश को समर्थन पत्र सौंपा तेजस्वी यादव ने। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं चाचा के दोनों भतीजे, यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, दोनों को सुनिए। हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य। और हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। बिहार का भाग तो गरीब नौजवानों को, किसान भाइयों को उनका हक मिलेगा, उनका रोजगार मिलेगा, तो भाग बदल जाएगा। सरकार चलेगी और सबके सहयोग से, गठबंधन के योगदान से सरकार चलेगी। लेकिन पलटू राम की बात जो है नीतीश कुमार के लिए कही जाती है कि पलटू राम तो सुशील मोदी हैं, नरेंद्र मोदी पलटू राम है। जिस तरीके से नौजवानों को ठगने का काम किया, उनके हक को खत्म करने का काम किया, ये आरएसएस आप भाजपा वाले लोग हैं। आइए, सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार इन बैठकों के दौर के बाद फौरन पहुंचे राज्यपाल के पास। वो तस्वीर दिखा रहा हूं, राज्यपाल फागू चौहान से मिले, और फागू चौहान से मिलकर सरकार इस्तीफा दिया उन्होंने पहले, और खबर यह है कि कल वो शपथ लेंगे। तो सवाल यह है कि नीतीश की सरकार अब बनेगी कैसे? नीतीश के पास किस किस का समर्थन है, कौन कौन सी पार्टियां नीतीश के साथ हैं, और सरकार कैसे बनेगी? देखिए जरा।
ये आप देख रहे हैं, ये है विधानसभा, बिहार विधानसभा आप देख रहे हैं। तो विपक्ष के समर्थन पत्र के बाद राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और राजभवन से राबड़ी के घर पहुंचे थे नीतीश कुमार। तेजस्वी के घर महागठबंधन के नेता चुने गए और इसके बाद फिर राजभवन गए नीतीश कुमार। तेजस्वी के साथ एक ही गाड़ी में, जी हां, एक ही गाड़ी में चाचा भतीजे बैठकर पहुंचे थे। नीतीश ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया वहां और नई सरकार में भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, यह बात साफ है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी ने गृह मंत्रालय भी मांगा है। खबर यह है कि होम मिनिस्ट्री भी आरजेडी को चाहिए। कांग्रेस को स्पीकर की कुर्सी मिल सकती है और नीतीश ने 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी समर्थन दिया है और यह देखिए, यह है विधानसभा की स्थिति। जेडीयू के 45 विधायक हैं, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 17 और हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के 79 विधायक हैं। विधायक तेजस्वी के ज्यादा हैं लेकिन मुख्यमंत्री चाचा बनेंगे, इसीलिए तेजस्वी ने कहा है कि गृह मंत्रालय तो आरजेडी को चाहिए। देखिए जरा, बहुमत के लिए चाहिए 122 चाहिए विधायक बहुमत के लिए और इस वक्त इस गठबंधन के पास बहुमत से 42 ज्यादा विधायक हैं। अब जरा सुनिए नीतीश कैसे बता रहे हैं कैसे बनेगी सरकार, और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। मोदी के नाम पर उन्हें बिहार में जीत मिली थी। सुनिए जरा। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने की तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीटें थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? तो सिर्फ इतना ही नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ही बिहार की सियासत में भूचाल आया, सोशल मीडिया पर नेता एक्टिव हो गए। लालू की बेटी ने ट्वीट किया, क्या लिखा ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जरा। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, आने वाले समय में बिहार की जनता सही चुनाव कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। रोहिणी ने लिखा, रोहिणी आचार्य जो कि लालू की बेटी हैं, उन्होंने लिखा, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। उन्होंने आगे लिखा, बीजेपी ने डीपी बदलने को कहा था, हम लालूवादी सरकार ही बदल दिए। ई बिहार है बबुआ, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। इसके अलावा आरसीपी सिंह जो नीतीश के करीबी थे, उन्होंने लिखा, पूर्व जेडीयू के नेता इस्तीफा दे चुके, उन्होंने लिखा, बिहार की जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में दिए गए 2020 के जनादेश के साथ यह विश्वासघात है। संजय निरुपम ने लिखा, क्या बिहार में भी बीजेपी नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने लगी थी? मतलब वहां भी शिंदे मॉडल की सरकार बनाने का षड्यंत्र चालू था, मगर जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए वो नीतीश बाबू ने कर दिखाया। राजनीति पर आखिर अनुभव भारी पड़ा, यह संजय निरुपम ने लिखा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अब मोदी विरोध के जो चेहरे हैं वो सब एक हो गए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। नीतीश कुमार के समक्ष अभी कोई नेता नहीं है बिहार में, कोई विकल्प उनका नहीं है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री 25 तक के लिए हैं। अगर कुछ बीच में बात कहीं होती है तो जनता का मैंडेट का अनादर होगा। हम समझते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। और नीतीश कुमार इस बीच पहुंचे राबड़ी देवी से मिलने। लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे, वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। लालू के घर पहुंचे तेजस्वी, जो जेडीयू के अध्यक्ष है, लल्लन सिंह को गुलदस्ता दे रहे हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी गुलदस्ता दे रहे हैं। चाचा भतीजे मिले लंबे वक्त के बाद और उसके बाद ये जो मुलाकात हुई, ये
लालू प्रसाद यादव के घर पर हुई। और देखिए राबड़ी देवी भी यहां आपको नजर आ रही है बैठी हुई। अब आपको सुनवाते हैं तेजस्वी के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप, वो तो कह रहे हैं 23 अप्रैल को, यानी कई महीने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि उनकी नीतीश कुमार के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। सुनिए जरा। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बनेगी। सरकार बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। तो 23 अप्रैल को तेज प्रताप कह रहे थे कि खेल होगा। वो कह रहे थे कि उनकी नीतीश से सीक्रेट बातचीत हुई। कितना सच है वही जानेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई। बीजेपी के नेता विधायक इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी आंख बबूला है। नीतीश के एक एक आरोप का जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता। नीतीश जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। नीतीश ने कहा बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया है। गिरिराज सिंह ने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं पलटू राम, जीवन में कभी पीएम नहीं बनेंगे नीतीश। नीतीश ने कहा बीजेपी ने हमें धोखा दिया है। गिरिराज ने कहा बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया है और गठबंधन से अलग होना यह नीतीश कुमार का फैसला है। नीतीश ने आरोप लगाया बीजेपी ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। जनता का जनादेश लालू राज के खिलाफ था। नीतीश ने कहा जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश हुई इस दरमियान। गिरिराज ने कहा नीतीश ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। नीतीश की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। बिहार की जनता नीतीश को सबक सिखाएगी, यह गिरिराज ने कहा। अब जरा सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आरके सिंह क्या कह रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी में वार पलटवार हो रहा है। जब महत्वाकांक्षा जागा प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो बहाना करके निकले, फिर जब निराश हो गए तब फिर गए आरजेडी के साथ। आरजेडी ने जिस शब्द का उनके लिए प्रयोग किया था यही तेजस्वी, मैं कह भी नहीं सकता कि पलटू राम। और फिर वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री तो दूर। जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। 15 साल जो राजद की सरकार रही उसमें बिहार बहुत पीछे चला गया। उसके बाद और नीतीश जी भी कई बार ये बोल चुके, अब बीच में वो राजद के साथ गए भी, उसके बाद फिर छोड़ करके आए, अब फिर वापस जा रहे हैं राजद के साथ। ये किस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आती है। हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। जो नेता का कद हमारा नीतीश कुमार जी का है, वो कद कैसे छोटा कोई कर देगा? और इस संबंध में पर्याप्त जो साक्ष्यों में वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के कद को कोई छोटा करने की कोशिश किया है तो ये जनता दल यू के गांव के कार्यकर्ता को भी मंजूर नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। उस मैंडेट को नजरअंदाज किया गया है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो गई।
चिराग पासवान कह रहे हैं नीतीश की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई है, वो जाकर उनसे मिल गए हैं। जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे लेकिन जंगल राज के साथ जाकर खड़े हो गए। देखिए जरा, चिराग कह रहे हैं नीतीश पर उन्होंने हमला किया है। चिराग ने कहा है कि नीतीश ने फिर जनादेश का अपमान किया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश के लिए क्या नहीं किया आखिर, लेकिन बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, जबकि बीजेपी के विधायक ज्यादा थे, नीतीश के विधायक तब कम थे, तब भी नीतीश सीएम बने। नीतीश की कम सीटें होने के बावजूद उन्हें सीएम बनाया गया। बीजेपी ने अपनी नीतियों के साथ भी समझौता किया। नीतीश ने एनआरसी का भी विरोध किया, फिर भी सीएम रहे। नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है और एक के बाद एक बार किसी के साथ सरकार, फिर किसी और के साथ सरकार, नीतीश की पॉलिसी है। चिराग ने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है और साथ ही साथ रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं। महागठबंधन का भविष्य बर्बाद कर देंगे नीतीश कुमार, यह कहा है चिराग पासवान ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। चिराग पासवान चुनाव के दौर से ही नीतीश कुमार पर हमलावर थे, अब एक बार फिर से चिराग टारगेट कर रहे हैं नीतीश को, सुनिए। का है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया, जिस तरीके से 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज वो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें और ये समय है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए, बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होने चाहिए। आरजेडी और जनता दल यू और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब मिला के सरकार बन रही है, तो ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर मोदी को नीतीश ने आखिर धोखा क्यों दिया। वो मोदी जिनके लिए लालू यादव से लड़ गए थे नीतीश कुमार, लालू यादव को जवाब दे रहे थे मोदी की तारीफ करते हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी से अलग हो गए नीतीश? आखिर ऐसा क्या चल रहा था जो अब तक पर्दे के पीछे था? आखिर क्या हुआ कि नीतीश को क्या कोई डर था? नीतीश को यह खौफ था कि मोदी के साथ रहेंगे तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मोदी का जो जनाधार है वो इतना बड़ा है कि नीतीश का कद उसके आगे बहुत छोटा पड़ रहा था। 2013 में 17 साल की दोस्ती तोड़ने के बाद नीतीश बीजेपी से अलग हो गए। 2015 में लालू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन दोस्ती 2 साल से ज्यादा नहीं चली। तब नीतीश एक बार फिर बीजेपी के पाले में आ गए, आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और आरजेडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार। तब नीतीश लालू परिवार को कोस रहे थे, लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो गया था। तब लालू ने नीतीश पर जमकर हमला बोला था। राजनीति के पलटूराम है नीतीश कुमार, जनादेश की डकैती की है यह कहा गया, बिहारियों का अपमान किया, ऐसे पलटूराम दगाबाजों को शर्म भी नहीं आती, ये कह रहे थे आरजेडी के नेता। नीतीश को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। नीतीश से ज्यादा स्वार्थी लालची नेता नहीं देखा। सुनिए तब कैसे नीतीश और लालू ने एक दूसरे पर हमला किया था। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। अन्य मार्ग में बैठ करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के जय जयकारा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। जेडी और कांग्रेस अकेले तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा, तो वहीं से बैठे बैठे और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार, यानी हम जहर हैं, हम सब बर्दाश्त किए हैं। देखिए हम जहर हैं। ये महागठबंधन की सरकार बनी और इतना सीट जीते, ये अकेले इनके बलबूते पर जीते, क्या किया है भाई? कल ये बोल रहे थे कि लालू यादव ने कहा था दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुलायम सिंह के यहाँ, कि हमको जहर कहा था लालू यादव ने। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो नीतीश कुमार?
मैं नहीं चाहता था इस आदमी को, मैं जानता था, मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं, मान लो। वहां पर घोषणा हुआ और हमने यही कहा कि कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस को, दंगाई और बलवाई देश बांटने वाली ताकत को दूर रखने के लिए अगर हमको जहर भी पीना होगा तो हम जहर पी लेंगे, मैंने ये कहा था। मेरी तबीयत खराब थी और आप सब जानते हैं कि राजगीर से मेरा भावनात्मक लगाव अगले दिन छापा पड़ता और मुझे वहां जानकारी दी जाती। आप में से कई लोग वहां पहुंच भी गए। मैं क्या बात कर सकता था, हमारी तो किससे बात हो नहीं रही थी। जब जब नीतीश कुमार पे आप बीमारी का बहाना बनाओ, समझो कि खतरनाक काम कोई कर रहा है। जब हमसे तेजस्वी जी मिले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद अकेले, तो सारी बातें हुई। हमसे कहा गया कि आप ही बता दिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी, एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं, हमारा इन सब चीजों का कोई अनुभव नहीं, इसलिए हम क्या सलाह दें। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आरोप है उसके बारे में जो आप कह सकते हैं उसको कहिए। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे। जब इनको सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी के काम को देखा, राज्य ने देखा, इसकी सराहना होने लगी तो इनका कान खड़ा हुआ। ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे, ये तो अनंत टर्म के फेरा में थे। कितने बड़े सत्ता के लालची हैं नीतीश कुमार। तो सुन लिया आपने दोनों को। इस तरह के बयानात के बाद एक बार फिर से साथ साथ है। लालू के साथ तेजस्वी भी नहीं रुके, उन्होंने भी चाचा पर जमकर हमला बोला। देखिए जरा क्या क्या तेजस्वी बोल चुके नीतीश कुमार को। श्री श्री धिक्कारवादी, 420 नीतीश चाचा जी कुर्सी के प्यारे, बिहार के हत्यारे, पलटू चाचा को भगाओ, बिहार बचाओ। पलटू चाचा के दिमाग में पहले से जहर था। पलटू चाचा कब क्या करेंगे पता नहीं, ये शब्द तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार के लिए। इसके बाद 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने साथ साथ चुनाव लड़ा और बिहार में क्लीन स्वीप किया और केंद्र में मोदी की सरकार दूसरी बार बनी। 2020 में चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ साथ चुनाव लड़ा। गठबंधन से कांटे की टक्कर के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटें जीती, जबकि जेडीयू को 16 सीटें मिली। बीजेपी को 1.5% ज्यादा वोट मिले। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली, जबकि नीतीश की जेडीयू को 43 सीट मिली। बस यहीं से नीतीश को बीजेपी चुभने लगी। नीतीश अपने को कम किसी से बर्दाश्त कर नहीं सकते। 2015 चुनाव से 28 सीटों का नुकसान हुआ नीतीश को। कम सीट होने के बावजूद बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में थे। जेडीयू को करीब 15% वोट मिले सिर्फ। जेडीयू का जनाधार लगातार कम हो रहा था, नीतीश को डर था। आरसीपी केस को नीतीश ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल सटीक बहाना था एनडीए से अलग होने का और गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ आ गए। और यह कहानी कुछ पहले से शुरू हुई। ईद के दौरान इफ्तार पार्टी में मुलाकात मुहर्रम के दिन दोबारा दोस्ती में बदल गई। देखिए जरा, और ये जो दोस्ती है ये कितने दिन चलेगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश का प्लान क्या है? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बनना प्लान है या ख्वाब इससे कहीं आगे के? तो देखिए जरा, नीतीश के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और इशारों में बताया कि नीतीश का आखिर आगे का प्लान है क्या। उन्होंने लिखा, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की मूव कीजिए इसे जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई। लेकिन आगे क्या लिखा? आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री और देश इंतजार कर रहा है, मतलब प्लान बड़ा है। प्लान है पीएम बनने का।
प्लान सिर्फ सीएम की कुर्सी का नहीं है। क्या नीतीश ने प्लान किया है प्रधानमंत्री की रेस में आने का? और मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार बनेंगे। मोदी के सामने नीतीश कुमार विरोधी यानी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। लेकिन मैं आइए अब आपको बताता हूं, इस रेस में दूल्हे बहुत हैं। ये जो पीएम बनने की रेस है, इसमें बहुत से चेहरे हैं जो चाहते हैं हम पीएम। तो आखिर पीएम कौन? उस रेस में कौन कौन है, देखिए जरा, ये आपके सामने आ गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं, और इधर बड़ी फौज है जो प्रधानमंत्री बनना चाहती है। कौन कौन? 24 के लिए। क्या 24 के लिए यह लड़ाई होगी? यानी प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस ऑल। और वर्सेस ऑल में सबसे आगे देखिए कौन है? सबसे आगे खड़े हैं नीतीश कुमार। तो ये जो मोदी विरोध का चेहरा है, इस मोदी विरोध के चेहरे में नीतीश सबसे आगे खड़े दिखना चाहते हैं। लेकिन जो पीछे खड़े आपको नजर आ रहे हैं, जो पीछे खड़े हैं नीतीश से, ये नीतीश को ही पीछे पकड़कर खींच लेंगे जब प्रधानमंत्री की रेस शुरू होगी। क्या ये नीतीश का साथ देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। नीतीश ने कोई भी ख्वाब क्यों ना पाल रखे हो? आइए मैं आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार दरअसल ये प्लान बहुत पहले से बना चुके थे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नीतीश कुमार ने क्या कहा। 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दें। हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार का है, बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। तो नीतीश से पूछा गया प्रधानमंत्री बनेंगे तो चुप रहे, लेकिन तेजस्वी ने जरूर इशारों में कह दिया कि ये नीतीश तय करेंगे। लेकिन नीतीश ने विधानसभा चुनाव के वक्त ही कह दिया था कि ये मेरा विधानसभा का आखिरी चुनाव है। क्या नीतीश की नजर उस वक्त ही प्रधानमंत्री की रेस और उसकी कुर्सी पर थी? सुनिए जरा नीतीश को। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तो नीतीश को आपने सुना, वो कह रहे हैं ये मेरा अंतिम चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है। यानी तभी नीतीश के दिमाग में था क्या कि वो 24 में प्रधानमंत्री की रेस में होंगे। लेकिन क्या नीतीश प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? या नीतीश के लिए असंभव है? उनके एक पुराने साथी कह चुके हैं 7 जन्म तक नीतीश पीएम नहीं बन सकते। भले ही नीतीश आज 2024 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर पूछे गए सवाल को टाल गए हों, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि नीतीश के एनडीए छोड़ने की टाइमिंग का 2024 चुनाव से सीधा कनेक्शन है। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बन पाएंगे? क्या नीतीश पीएम बनने का सपना सच भी कर पाएंगे? एनडीए से गठबंधन तोड़ने को लेकर नीतीश ने सोनिया से फोन पर बात की और कांग्रेस के समर्थन को लेकर बात की थी। लेकिन विपक्ष में पीएम के कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी जो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को लीड कर रही थी, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार की हार के बाद वो अलग थलग दिखाई दे रही। उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने वोट तक नहीं किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता नीतीश का समर्थन करेंगी और क्या नीतीश के नाम पर कांग्रेस तैयार हो पाएगी? बिहार में सीएम तक तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए क्या कांग्रेस तैयार हो जाएगी? इसका जवाब नीतीश भी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए पहला कैंडिडेट तो खुद राहुल गांधी है, जो ना जाने कब से पीएम इन वेटिंग है। ममता बनर्जी जो खुद पीएम की रेस में खुद को समझती है, वो नीतीश को कैसे आगे बढ़ाएंगी? दूसरी बड़ी बात कि ममता बनर्जी को जब पीएम के लिए आगे किया जाएगा तो कांग्रेस और लेफ्ट साथ नहीं आएगी। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी खुद को इस रेस में बनाए हुए। वहीं विपक्ष के सर्वमान्य नेता शरद पवार नीतीश को दक्षिण से लेकर पश्चिम तक समर्थन जुटाना क्या संभव हो पाएगा? इतना ही नहीं, दिल्ली के बाद
पंजाब में सरकार बनने के बाद केजरीवाल भी इस रेस में है। गुजरात और हिमाचल में केजरीवाल का धुआंधार प्रचार भी शुरू हो चुका है। तो क्या केजरीवाल नीतीश के नाम पर मुहर लगाएंगे? इन सब के साथ ही जो बात नीतीश के सबसे ज्यादा खिलाफ जाएगी वो है भरोसे की कमी। नीतीश अपनी विश्वसनीयता दरअसल खुद खो चुके हैं और अलग अलग गठबंधन के साथ जाने से नीतीश हमेशा शक के घेरे में रहेंगे। नीतीश पर कोई भी दल आंख मूंद कर आज भरोसा नहीं करेगा और नीतीश के लिए विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बन पाना बिहार में पाला बदलने जितना आसान नहीं होने वाला है। तो ये जो दल खुद एक दूसरे के साथ साथ नजर आ रहे हैं, 2024 में ये खुद पीएम बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, ये कभी नीतीश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब जरा सुनिए शरद यादव क्या कह रहे हैं और नीतीश के पुराने साथी क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 7 जन्म में भी नीतीश पीएम नहीं बन पाएंगे। सुनिए। जनता ने जनादेश इसी को दिया है, जो आज का गठबंधन है जनादेश इसी को मिला है। जो बीच में सरकार थी वो जनादेश की सरकार नहीं थी, ये सरकार जो बनी है वो जनादेश की सरकार है। जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके पास तो 2 बार इनका अलायंस हो चुका है और तिवारा जाएंगे। बिहार की जनता ने वोट किसको दिया है? एनडीए को वोट दिया और बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है। और अगर अपना जो लोग जिस प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं और वो करेंगे तो बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। और अब एक बुनियादी सवाल आपके भी जहन में होगा। सवाल ये कि आखिर कब तक चलेगी चाचा भतीजे की सरकार। एक पोस्टर आज जारी हुआ, देखिए लिखा है किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव की फोटो लगी। किंग मेकर लालू प्रसाद यादव, लेकिन किंग मेकर बनते ही भतीजों की चाहत किंग बनने की हो जाती है। तो सवाल यह कब तक चलेगी? और इससे पहले जब अलग हुए थे तो क्या वजह थी कि चाचा और भतीजे अलग हो गए? कौन से आखिर ऐसे कारण थे जो चाचा भतीजे एक दूसरे के साथ नहीं रह सके? देखिए जरा, लालू यादव के साथ 2015 में चुनाव जीते और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया, उप मुख्यमंत्री। तब तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हुआ यह कि तेजस्वी पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दे दे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अड़ गए कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया गया और तेजस्वी पर लगे आरोपों को बहाना बनाया गया। नीतीश ने कहा अंतरात्मा से उनकी आवाज आई। सोचिए जरा, उस वक्त नीतीश की अंतरात्मा से आवाज आ रही थी। फिर बीजेपी के समर्थन से सीएम बने नीतीश कुमार। अब एक बार फिर बीजेपी से किनारा कर लिया है नीतीश कुमार ने, आरजेडी के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। नीतीश का राजनीतिक सफर लालू विरोधी रहा है। नीतीश लालू के शासन को जंगल राज कहते थे उस दौर में, और जंगल राज का डर दिखाकर कई बार मुख्यमंत्री भी बने। सवाल ये आज उसी जंगल राज के साथ सरकार बना रहे। जंगल राज के विपरीत खुद सुशासन बाबू बन गए नीतीश कुमार। महागठबंधन सरकार का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जेडीयू के पास महज 45 विधायक हैं और जबकि आरजेडी के पास 79 विधायक हैं और भविष्य में आरजेडी सीएम पद पर दावा कर सकती है। पहली बुनियादी बात यह है, तेजस्वी यादव 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद ये कह सकते हैं उनके नेता कि विधायक हमारे ज्यादा हैं तो सीएम हमारा क्यों नहीं। सीएम की कुर्सी लंबे वक्त तक सुरक्षित नहीं रहने वाली है। ये बात नीतीश को न भूलनी चाहिए और मंझे हुए सियासतदान हैं तो वो भूलेंगे भी नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जब पहले सरकार बनाई थी तब नीतीश क्या कहते थे और तेजस्वी क्या कहते थे, सुनिए दोनों। महागठबंधन की सरकार चलाने का हमने अपनी क्षमता भर और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने पूरी कोशिश की। कई प्रकार की कठिनाइयां आती रही, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये मांग कर चलते थे कि इस प्रकार का गठबंधन है, इसमें ऐसी बातें हो। लेकिन मूल जो भावना थी और जो मैसेज गया था बहुत स्ट्रांग मैसेज गया था। लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है, एक नफरत हो जाना एक दूसरी चीज है। जो भीड़ आ रही है, भारी आक्रोशी नहीं बल्कि नफरत नीतीश कुमार जी से होने लगी है।
तो देखिए, जो नफरत थी, तेजस्वी यादव कहने लोग अब नीतीश कुमार से नफरत करते हैं, तो जो नफरत थी भतीजे की चाचा से, वो नफरत अब प्यार में बदल चुका है। लेकिन ये प्यार कितने दिन रहेगा भतीजा और चाचा में, ये वक्त बताएगा। सियासत में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, गालीबाज को खींच लाई योगी की पुलिस। योगी आदित्यनाथ से ज्यादा दिन बचना लगभग नामुमकिन था। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां भी है, योगी खुद नजर रखे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, योगी ने कहा था जहां भी है खींच के लाओ, और ये देखिए खींच के लाए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा एम्बियंस के साथ। ये देख रहे हैं आप गालीबाज को, जिसे पुलिस खींच कर लाई है। ये देखिए जरा, इसके तेवर याद करिए, महिला से किस तरह से बदसलूकी और बदतमीजी कर रहा था, कैसे गाली गलौज कर रहा था, और देखिए उसके बाद कैसे खींच कर लाया गया है इसे। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए पुलिस के साथ इसे खींच कर लाया गया और उसके बाद कमिश्नर ऑफिस में अंदर ले जाया गया। ये है वो गालीबाज, मास्क लगाए हुए हैं, और उसके बाद इसे कमिश्नर के सामने पेश किया गया। देखिए तस्वीर, अंदर तक खींच कर, घसीट कर इसको एहसास करा दिया गया जो इसने किया था वो सरासर गलत था। उससे ज्यादा गलत था इसकी दबंगई, इसकी बदतमीजी और इसका कानून से बेखौफ होना। यह सबसे ज्यादा खराब था। कम से कम इन तस्वीरों के बाद कुछ खौफ इसके जहन में आएगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जिसे लाकर खड़ा किया गया कमिश्नर के ठीक पीछे। उसके बाद कमिश्नर ने इससे कहा मास्क निकालो, ये मास्क नहीं निकाल रहा था। कमिश्नर ने इसे कहा मास्क निकालो, तो उसके बाद इसने मास्क निकाला है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी इसको इल्म हो गया कि इसे आखिर अब योगी की पुलिस के शिकंजे में। जरा देखिए कहां से पुलिस पकड़ के लाई इसे, ये कहां छिपा हुआ था। ये आप देख रहे हैं मैप, नोएडा से भागकर पहुंचा था 74 किलोमीटर दूर मेरठ में, और मेरठ में छुपा हुआ था। मेरठ से यूपी पुलिस खींच कर इसे लाई है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर कैसे इसे लेकर आई पुलिस, कैसे गालीबाज गिरफ्त में आया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, पुलिस के लिए बड़ी मेहनत का काम था। मेरठ से त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और त्यागी के साथ 3 और लोगों को पकड़ा है पुलिस ने। बीती रात सहारनपुर से यह मेरठ पहुंचा था, यानी पिछली रात मेरठ की कॉलोनी में करीबी के घर छिपा हुआ था। ये कोर्ट में सरेंडर की तैयारी कर रहा था कि कोर्ट आकर सरेंडर कर दे। नोएडा पुलिस ने सूचना मिली और उसके बाद मेरठ पुलिस से यह सूचना साझा की। मेरठ पुलिस ने इसे डिटेन किया, हिरासत में लिया, और उसके बाद नोएडा पुलिस इसे लेकर आई। इनाम त्यागी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमें लगाई गई थी जो इसे शिद्दत से तलाश रही थी। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने इसे पकड़ने के लिए एसटीएफ भी लगा दी थी, और त्यागी को पकड़ने के लिए 4 राज्यों में दबिश दी गई बाकायदा। हर बार छापे से पहले ही त्यागी वहां से भाग निकला जहां जहां रेड हुई। पुलिस को ऋषिकेश और हरिद्वार में भी इसने चकमा दिया था। गिरफ्तारी के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई गई, और फरारी के दौरान लगातार ये अपनी पत्नी के संपर्क में था। पत्नी पुलिस हिरासत में थी और फोन बदल बदल कर वकील से बात कर रहा था। इसने पिछले कुछ वक्त में 10 से ज्यादा सिम कार्ड बदल दिए थे। पुलिस ने उसकी पत्नी को पहले ही हिरासत में ले रखा था। वकील को भरोसे में लिया ताकि पुख्ता जानकारी मिल सके। इस मामले में जानकारी मिलने पर त्यागी के लिए जाल बिछाया गया, और उसके बाद लोकेशन मेरठ में मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस की गिरफ्त में है। सुनिए जरा पुलिस कमिश्नर ने इसकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरे एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया, और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो योगी की पुलिस जब गालीबाज को खींच कर ले आई तो सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों में है जो इस गालीबाज से खौफ में थे, यानी उस सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हें। योगी सरकार है तो हमें कहीं ना कहीं एक अंदर से उम्मीद थी कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा, और वो चला भी।
100% उम्मीद थी कि योगी अपना कार्य पूरा करेगा, क्योंकि ये 2019 में भी ये घटना घटी थी। 2019 में भी इसका जिक्र आया था कि उन्होंने पेड आउटसाइडर लगा दिए थे पूरा ये कवर करने के लिए। तो जब भी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, फिर कोविड आ गया, उसके बाद ये शांत हो गया, फिर दोबारा से एक घटना घटी। तो हमें उम्मीद थी कि पूरा काम योगी पूरा करेगा, बुलडोजर चलाएंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 2019 से चल रही है। योगी सरकार ने जो कदम उठाया है वो तो देखने में तो बहुत ही अच्छा है, पर उसके लंबे कौन से परिणाम क्या होंगे ये योगी जी ही जानते हैं। तो रहिए, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट में पेशी हुई। इस गालीबाज को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। ये आप देख रहे हैं, यहां मास्क निकाल दिया इसने, ये आप देख रहे हैं बिना मास्क के अब नजर आ रहा है, मास्क निकाल दिया है, चश्मा लगाया हुआ है, जैसे कोई अवार्ड जीत कर लौट रहा है। पुलिस लेकर जा रही है, लेकिन अब यहां से जेल भेजा गया है। 14 दिन तक जेल में रहेगा, कस्टडी में भेज दिया गया। आइए अब जरा इसके बारे में आपको बताता हूं, जो इसके ऊपर धाराएं लगी हैं, कितनी सजा इसको हो सकती है वो आपको बताता हूं। देखिए जरा, तो धारा 354 यानी छेड़खानी का मामला, जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है इसे। धारा 323 और 334 लगी है, जानबूझकर चोट पहुंचाना, 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा धारा 419 छल प्रपंच, 3 साल तक की सजा हो सकती है इसमें। धारा 420 जालसाजी और धोखाधड़ी, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। धारा 482 गलत मुहर का इस्तेमाल करना, 1 साल की सजा का प्रावधान है इसमें। ये धाराएं इस पर लगी हैं और इसको 7 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, कानून ने अपना काम किया है और ये 2017 हो या 2022, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस, जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेकर सरकार चल रही है। ये कौन बड़ी बात है, कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी कर सकता है? अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो, कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा थोप दोगे। हमारी सरकार ने पहले ही तय कर दिया था, किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, और इस मामले में भी हमारी सरकार, हमारी पुलिस गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कानून को चुनौती देने का काम किया है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। चलिए, तो योगी राज में ऐसी सजा अपराधियों को मिलती है और ये खौफ होना अपराधियों में बहुत जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के घर पर FBI का रेड पड़ गया। जी हां, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहां की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो डोनाल्ड ट्रंप के घर पहुंच गई। ट्रंप को यकीन नहीं हो रहा था, FBI की रेड हो गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां हैं ये FBI की गाड़ियां हैं और ट्रंप के फुल स्क्रीन लीजिए। ट्रंप के घर पर एम्बियंस हो तो एम्बियंस दीजिए। ट्रंप के घर पर ये रेड पड़ी है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और FBI की टीम पहुंची है ट्रंप के घर रेड करने के लिए। ये रेड ट्रंप के घर हुई है, ये आप देख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं आखिर रेड पड़ी क्यों। तो रेड पड़ी के पीछे वजह यह है कि सोमवार की रात में यह छापेमारी हुई और FBI ने ट्रंप के घर को जाते ही चारों तरफ से घेर लिया। ट्रंप के 2 ठिकानों पर FBI ने छापा मारा। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पर रेड हुई। इसके अलावा ट्रंप का ये जो घर है, इसका नाम है ट्रंप टावर। ट्रंप टावर पर रेड हुई। छापेमारी के दौरान ट्रंप घर में मौजूद थे और ट्रंप के रिजॉर्ट पर भी FBI ने छापेमारी की। उनका जो रिजॉर्ट है, ट्रंप के करीबी रेड और नोटिस दिया गया। खुद ट्रंप ने भी छापेमारी की पुष्टि की है इस मामले में। ट्रंप ने कहा है कि FBI ने मेरे घर को कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ मारे लीगो में तलाशी ली जा रही है, जो उनका रिजॉर्ट है, जिसका नाम ये अमेरिका के लिए काला वक्त है, ट्रंप का कहना है। और FBI ने कुछ भी कहने से इस मामले में इनकार कर दिया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप का कहना यह, सहयोग के बावजूद ऐसी कार्रवाई की गई है। वो नहीं चाहते 2024 का मैं चुनाव लड़ूं। देखिए, ट्रंप के घर रेड हुई तो राहुल गांधी वाला बयान कि वो नहीं चाहते हम आगे बढ़े, वो नहीं चाहते मैं 24 का चुनाव लड़ूं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ट्रंप का वो आलीशान घर जहां रेड हुई है, ट्रंप टावर। ये है
ट्रंप टावर, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस घर पे एफबीआई की रेड हुई है। एफबीआई ने यहां छापा मारा। ये जो गगनचुंबी इमारत आपको नजर आ रही है, ये है ट्रंप टावर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये है ट्रंप का रिजॉर्ट। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये है मारे लोगो, ट्रंप का रिजॉर्ट है ये, जिसे आप देख रहे हैं। यहां भी मारे लीगो, जिसमें रेड हुई है और ट्रंप के बारे में बताया जाता है कि उनका आलीशान रिजॉर्ट है। आखिर इस रिजॉर्ट में रेड क्यों हुई है और इस रिजॉर्ट के बारे में बताते हैं। ये करोड़ों रुपए का रिजॉर्ट है जो ट्रंप की कमाई से बना हुआ, बेहद खूबसूरत है। इस रिजॉर्ट की खासियत क्या है ये भी आपको बताएंगे और क्या वजह है जो ट्रंप पर रेड हुई है। तो दरअसल मारे लीगो जो है ये महल की तरह ट्रंप का घर है दरअसल, और 17 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। 17 एकड़ में बनाया। 1985 में ट्रंप ने इसे खरीदा था और मूव कीजिए फास्ट प्लीज। 1985 में इसे खरीदा था। खरीद कर और आलीशान बनाया ट्रंप ने इसे। इस महल में 128 कमरे बने हुए हैं, साथ ही साथ 58 बाथरूम बनाए गए। 128 कमरे और 58 बाथरूम। ट्रंप के घर में इसमें थिएटर भी है और इस महल में प्राइवेट क्लब भी बना हुआ है। साथ ही साथ ट्रंप ने एक स्पा भी इसमें बनवा रखा है। ट्रंप किराए पर भी इस महल को देते हैं। हर साल $1.5 लाख की कमाई होती है। राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप खुद भी इस महल में जाते थे, परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाते थे ट्रंप यहां पर। ट्रंप अमेरिका के नामी बिजनेसमैन भी हैं और 100 से अधिक कंपनियों के मालिक हैं डोनाल्ड ट्रंप। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वो बॉक्सेस जो व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हैं वो दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ये आप बॉक्सेस देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं इस वक्त एफबीआई के रडार पर दरअसल ट्रंप क्यों आए हैं। ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज बताया जा रहा है ट्रंप चोरी करके भागे। ये दस्तावेज ट्रंप लेकर भागे हैं, ये आरोप है ट्रंप के ऊपर। ये बॉक्सेस जो आप इस वक्त देख रहे हैं और इसीलिए एफबीआई ने ट्रंप पर रेड की है। इसीलिए एफबीआई उनके घर पहुंची थी और उनके रिजॉर्ट में पहुंची थी। देखिए जरा एफबीआई के रडार पर ट्रंप क्यों है। आरोप यह है कि ट्रंप ने कई दस्तावेज नष्ट कर दिए। पहला आरोप है अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसकी जांच के लिए कहा था। सरकारी दस्तावेजों की हैंडलिंग को लेकर आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दस्तावेज सौंपने होते हैं, दरअसल सभी पत्र, ईमेल आर्काइव्स को देने होते हैं। नेशनल आर्काइव्स अमेरिका की सरकारी एजेंसी है। एजेंसी राष्ट्रपति के रिकॉर्ड को दरअसल सुरक्षित रखती है और ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा तो कई दस्तावेज वो ले गए। दस्तावेज कई बड़े बॉक्सेस में भर कर ले गए थे। दावा यह है कि दस्तावेज ट्रंप के रिजॉर्ट ले जाए गए और ट्रंप पर दस्तावेज फाड़ने का भी आरोप लगा है। कहा गया ट्रंप दस्तावेज फ्लश कर देते थे और जिससे व्हाइट हाउस का टॉयलेट भी जाम हो जाता था। मैगी हैबरमैन ने अपनी किताब में भी बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि कॉन्फिडेंस मैन में डॉक्यूमेंट फाड़ने का जिक्र है और लिखा है कर्मचारियों ने टॉयलेट में भी दस्तावेज देखे। ट्रंप ऐसा करते थे। मैगी हैबरमैन अमेरिका की एक पत्रकार है और नेशनल आर्काइव डॉक्यूमेंट फ्लश की भी जांच चाहता है। यह वजह है कि आखिर ट्रंप के घर एफबीआई रेड इसीलिए पड़ी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नई सरकार लेकिन फिर सीएम नीतीश कुमार। बिहार में पॉलिटिक्स पलटी मार। क्या चल पाएगी